नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। आज देश पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुका है। अब से 2024 तक यही गहमा गहमी दिखाई देगी। सारी पार्टियां, सारे मोर्चे एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, कैसे इस साल होने वाले 9 विधानसभा चुनाव जीते और फिर 2024 में देश की सबसे बड़ी गद्दी पर काबिज हों। और जाहिर है कि अब से लेकर 24 तक किसी पार्टी की सियासी सत्ता अगर सबसे ज्यादा दांव पर है तो वो है बीजेपी। आज चुनाव आयोग ने त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय, इन तीनों राज्यों में चुनाव का ऐलान कर दिया। देखने में भले ही राज्य छोटे हों, लेकिन इन्हीं चुनावों से आपको इस साल होने वाले बाकी विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के सारे समीकरण दिखाई देने लगेंगे। बीजेपी सारे चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी, नरेंद्र मोदी के नाम पर और अपनी सरकारों के काम पर। देखना यह है कि मोदी को टक्कर देने के लिए विपक्ष अपने अंतर्विरोधों को किनारे रखकर एक हो पाता है या नहीं। त्रिपुरा को ही आप देख लें, बीजेपी सत्ता बचाने के लिए लड़ रही है, उसके सामने कांग्रेस और लेफ्ट एक हो गए, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का क्या होगा, वो कहां जाएगी। इसी तरह जहां बाकी राज्यों में चुनाव होने हैं, अगर वहां विपक्ष 2023 में एक नहीं हो पाया तो 2024 में मोदी को कैसे चुनौती देगा। बीजेपी ने अपने लिए बड़ा कठिन लक्ष्य चुना है। पार्टी ने घोषित तौर पर दावा किया है कि फरवरी से शुरू होने वाले अगले साल अप्रैल मई तक 10 के 10 चुनाव पार्टी को जीतना है। इसलिए आज हम इन्हीं दावों की पड़ताल करेंगे। आंकड़ों के चश्मे से मोदी की पार्टी के दावों में कितनी हकीकत दिखती है। इस साल जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, उन राज्यों में कुल 122 लोकसभा सीटें हैं। पार्टी कहती है इस बार सिर्फ 300 पार नहीं, बल्कि 350 सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये सीटें आएंगी कहां से? 2019 में 303 सीटें जीतकर क्या भाजपा अपने पीक पर पहले ही पहुंच चुकी है, जहां से रास्ता सिर्फ नीचे जाता है, या अभी नई जमीन बाकी है? जो साथी 2019 के बाद भाजपा को छोड़कर चले गए, उनके बिना भाजपा ये रिकॉर्ड कैसे बनाएगी? दूसरी ओर नरेंद्र मोदी को बहुमत से नीचे रखने के लिए क्या कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल भाजपा से इतनी सीटें छीन पाएंगे? बात हम मोर्चों की भी करेंगे। देश में इस वक्त कितने फ्रंट हैं? एक तो आज खम्मम में देखने को मिल गया, और कितने मोर्चे बाकी हैं? और जितने मोर्चे नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनेंगे, क्या वो उनकी राह आसान करेंगे या मुश्किल? इन सारे सवालों पर आज हम एक चर्चा करेंगे। आपके सामने 2024 के लोकसभा चुनाव के जो भी समीकरण बन सकते हैं, आंकड़े क्या बताते हैं, वो आपके सामने हम रखेंगे। और हमारे मेहमानों का स्वागत पहले हम कर लें। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त 2 बड़े वरिष्ठ मेहमान हैं। CSDS से प्रोफेसर संजय कुमार जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपको बता दें, सुधांशु त्रिवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद, हमारे साथ हमें ज्वाइन करने वाले हैं किसी वक्त। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से रोहन गुप्ता जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं उन राज्यों की जहां पर इस साल चुनाव होने हैं। इन 9 राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं। एक बार उन राज्यों पर हम नजर डालते हैं, और इन 9 स्टेट्स के अंदर अगर उसमें आप जम्मू कश्मीर जोड़ दें तो 10 स्टेट हो जाती हैं। इन 10 स्टेट में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो आपके सामने ये नक्शा भारत का आ रहा है। इन 10 राज्यों में कुल 122 लोकसभा सीटें हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर। और यहां पर आप देखें भाजपा का जो रिकॉर्ड है, अधिकांश राज्यों के अंदर, जैसे त्रिपुरा में 2 की 2 सीटें भाजपा के पास है। मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें भाजपा 2019 में जीती थी। राजस्थान के अंदर 25 में से 24 सीटें जीती थी। कर्नाटक में 28 में से 25 सीटें भाजपा ने जीती। तेलंगाना में 17 में से 4 सीटें, छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। अब इसके बाद अब देखना यह है कि इस परफॉर्मेंस को बीजेपी रिपीट करती है, या इसमें भी गुंजाइश है कि यहां पर इस साल ऐसा कुछ परफॉर्मेंस भाजपा दिखाए जो उसको 2024 में भी मदद करे। तो ये एक आपके सामने बात हम इस साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की रख रहे हैं। हालांकि अब ये आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारे देश के अंदर विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव, इन दोनों में मतदाता बड़ा साफ अंतर करता है।
उसके विषय अलग होते हैं, उसके मुद्दे अलग होते हैं, उसके प्रेफरेंस भी अलग होती है। लेकिन फिर भी आप ये देखेंगे कि इन चुनावों के जब नतीजे आएंगे, जो पार्टी जीतेगी वो अपने आप को 24 का फ्रंटनर बताएगी, और जो पार्टी हारेगी वो यही कहेगी कि 24 की कहानी दूसरी है। मैं शुरुआत प्रोफेसर साहब से करना चाहता हूं। सर, ये 9 राज्य जहां इस साल चुनाव होने वाले हैं, आज में विधानसभा की हम बाद में बात करें, पहले इनको लोकसभा के लिए अगर एक्सट्रापोलेट करके देखें, भारतीय जनता पार्टी बड़े राज्यों के अंदर अपने पीक पर ऑलरेडी है। इनमें से आपको लगता है राज्य उसके पास रहे या न रहे इस बार 2023 में, 2024 के परफॉर्मेंस पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल सौरभ, जिस बात का जिक्र आप पहले भी कर चुके हैं, और बात का जिक्र हमारी ये हकीकत है, अगर आप पिछले 3-4 सालों में देखें, कई ऐसे राज्य हैं जहां विधानसभा के चुनाव के नतीजे तो बिल्कुल अलग होते हैं, और जब उन राज्यों में लोकसभा का चुनाव हुआ उसके नतीजे बिल्कुल अलग। तो ये जिन 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, इनमें किसी भी पार्टी का प्रदर्शन कैसा भी रहे, मुझे नहीं लगता है कि उस प्रदर्शन से हम बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं कि 2024 में क्या होने वाला है। ये ज़रूर है कि इन 9 राज्यों में जिस पार्टी की जीत होगी, थोड़ा मोमेंटम बनता है, थोड़ा उत्साह होता है, पार्टी के वर्कर उत्साहित होते हैं, और जिस पार्टी की हार होगी, आपने सही कहा, वो बार बार इस बात का जिक्र करेंगे कि विधानसभा के चुनाव के नतीजों को लोकसभा के चुनाव के नतीजों से मिला के नहीं देखना चाहिए। लेकिन ये ज़रूर है, हर चुनाव इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पार्टी के वर्करों का मनोबल बढ़ाता है, एक मोमेंटम बनाता है। तो ये सारे चुनाव जो 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, सारी पार्टियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इस पर एक रिएक्शन रोहन जी का जरूर लेना चाहता हूं, क्योंकि इनमें से आप देखें, कई जो बड़े राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उत्तर के राज्य, इनमें भाजपा और कांग्रेस पार्टी की सीधी टक्कर होगी, और इसमें भाजपा के लिए दांव पर बहुत कुछ है। कर्नाटक में उसकी सरकार है, मध्य प्रदेश में उसकी सरकार है, राजस्थान में वो बहुत ज्यादा प्रतीक्षारत है कि सरकार बदले, छत्तीसगढ़ में भी वो वैसी उम्मीद कर रही है, तेलंगाना में जहां पर फाइट आप कह सकते हैं, वहां कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है और बीआरएस भी है, वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए इन राज्यों में को जीतना 2024 में अपने लिए, अपने आंकड़े को बढ़ाने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस 19 से बेहतर करने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 3 राज्यों की घोषणा हो चुकी है इस बार, रोहन जी, आज तो हो गई, और अब 6 राज्य और 2 दिसंबर तक हमारे सामने आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने, आपने सुना, कल कहा था कि हम 10 के 10 राज्य जीतेंगे घोषित तौर पर। इसमें मजे की बात है कि वो तेलंगाना को भी शुमार करते हैं, यानी उन्होंने टारगेट अपने लिए वो रखा है जहां पर उनका विधायक या सांसद जीतना भी बड़ी बात मानी जाती है। सौरभ जी, ये अति आत्मविश्वास है, ओवर कॉन्फिडेंस भाजपा ही दिखा सकती है। सरकार जाने और उसी का जो लहर बने, मैं आपको इसलिए ग्रास रूट की मैं बात बता रहा हूँ सौरभ जी। जैसे हिमाचल से कांग्रेस के वर्करों में एक उम्मीद जगी कि हाँ, अगर हम सही मुद्दों को लेकर, स्थानिक मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे तो 100% हमारी जीत होगी। और उसी स्ट्रेटेजी को आगे ले जाते हुए जो मैं कर्नाटका में देख रहा हूँ, 100% कांग्रेस पार्टी की जीत होगी, और बाद में जो लहर बनेगी उस दूसरे स्टेट में भी उसका असर पड़ेगा। पर सौरभ जी, मैं भाजपा की तरह अति आत्मविश्वास या कुछ भी बोलूं 10 में से 10 जीत लेंगे, मैं ये बात नहीं करूंगा, क्योंकि जनता जनार्दन है। डिफरेंस क्या पड़ने वाला है सौरभ जी, मैं आपको वो बताना चाहूंगा कि इस बार कांग्रेस पार्टी ने अपने कैंपेन के द्वारा या भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा एक मैसेज जो दिया है कि इस बार जो चुनाव होंगे वो जनता के मुद्दों पे होंगे। 8 साल का भाजपा का शासन निकाल के देख लीजिए, जब भी उन्होंने चुनाव लड़ा है तब कहीं ना कहीं उन्होंने पोलराइजेशन की बात की है। मैं 2019 की बात करूं कि पुलवामा के बाद का जो देशभक्ति का, क्योंकि ऐसा हादसा हुआ था कि पूरे देश की जो देश की भावना है वो पूरी चार्ज हो गई थी, कहीं ना कहीं वो एक उसका एक भी क्रिएट हुआ। तो अब मुझे लगता है कि जब हम 2024 में जा रहे हैं सौरभ जी, तब ये मुद्दे जो जनता के मुद्दे हैं, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, या जो भी वादे भाजपा सरकार ने पूछे थे, हम ये इंश्योर करेंगे, कांग्रेस पार्टी को इंश्योर करना पड़ेगा कि सारे चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी के परफॉर्मेंस पे हुआ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा परिवर्तन होगा कि आपने सोचा नहीं होगा। अच्छा, सुधांशु त्रिवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो मैं अभी जो बातचीत हुई और आपकी बात भी उन तक पहुंचाता हूं। सुधांशु जी, स्वागत है आपका। देखें, आज हम परख कर रहे हैं इस बात की, आपकी पार्टी ने कहा हम 350 के टारगेट के साथ चल रहे हैं 2024 के लिए। रोहन गुप्ता जी यहां बैठे हैं। रोहन जी ने कहा कि ऐसा अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस, बड़बोलेपन ये भाजपा ही दिखा सकती है, हम ऐसा कोई दावा नहीं करते कि हम 10 के 10 चुनाव जीतेंगे। लेकिन ये बात सही है कि आपके लिए दांव पर सबसे ज्यादा लगा हुआ है, आपको बड़े राज्य जीतने हैं जहां आपकी सरकार है, और वो राज्य आपको हासिल भी करने हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी की बची हुई सरकारें हैं, और 2024 में वो मोमेंटम आपको लेकर के जाना है आज 2023 के इन 10 राज्यों से। लेकिन राह आसान नहीं लग रही। देखिए, जहां तक
दावा करने की बात है तो हम याद दिलाना चाहते हैं 2014 में जब हमने 272 का लक्ष्य रखा था तो सभी को हवाई दावा लग रहा था। मतलब इवन मैं ये भी ईमानदारी से कहूंगा कि हमारे इंटेलेक्चुअल एस्टैब्लिशमेंट से लेके मीडिया तक सब लोग लग रहा था भाई आप अकेले दम पे बहुमत कैसे आ जाएगी। इवन कांग्रेस के एक दो नेताओं ने भी मुझे पर्सनली कहा था कि भाई इस समय माहौल तो आप लोगों के पक्ष में है मगर मेजोरिटी कैसे आ सकती है, पर वो आई 282 पे आए। तो क्या कहा गया, नहीं अभी तो सैचुरेशन हो गया। बल्कि सौरभ जी मैं तो कहूंगा हम तो बचपन से देख रहे हैं 1989 में 86 सीटें आई, कहा गया सैचुरेशन हो गया। 91 का लोकसभा 120 सीटें आई, अरे बस मैक्सिमम, इसके आगे तो जा ही नहीं सकते। फिर 96 में 160 सीटें आई, अरे हिंदी हार्टलाइन में हो गए, बाकी जगह तो है ही नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता। फिर 98 में 182 सीटें आई, उन्होंने कहा बस ये मैक्सिमम हो गया। उसके बाद हम सत्ता से बाहर हो गए, किसी को उम्मीद नहीं थी 272, हम 282 आए, 2019 में हम 300 आए। और ये केवल हम ऐसे ही दावा नहीं करते, हम जमीन पे जाके काम भी करते हैं। सरकार में रहते हैं तो एक एक योजना को ईमानदारी से, पारदर्शिता से जनता तक पहुंचाते हैं। फिर चाहे वो किसी के घर में सिलेंडर पहुंचाना हो या अनाज पहुंचाना हो, उसे ईमानदारी से और 100 का 100 रुपया पहुंचता है। ना कोई बिचौलिया है, ना किसी प्रकार का कोई कट लेने वाला है। दूसरा, हम संगठनात्मक दृष्टि से भी काम करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति समाप्त हुई, नागालैंड जिसका चुनाव आने वाला है, वहां 2200 बूथ हैं। हमने 1900 बूथों के ऊपर बूथ कमेटियां गठित कर ली है, जबकि वहां पर हम केवल 20 विधानसभा लड़ने जा रहे हैं। यानी हम पूरी सीटें नहीं, आधी सीटें भी नहीं लड़े हैं। और इस बार भी यह संभावना यही है कि हम 20 सीटें लड़ेंगे। इसके बावजूद हम संगठनात्मक दृष्टि से हर जगह पे काम करने के लिए तैयार हैं। अब दूसरी बात जो रोहन जी ने कहा कि मामला मुद्दों पे होगा, इस पे मैं 2 बिंदु कहना चाहता हूं। पहली बात, ये जितने भी ये मुद्दे गिनाते हैं, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, अर्थव्यवस्था का मामला हो, अन्य हो, इन सब में कोई भी व्यक्ति देख ले तो हमारे का दौर और इनका दौर में जमीन आसमान का अंतर है। तो कम से कम इन मुद्दों पर विपक्ष की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है कि वो ये कहे कि हमसे बेहतर अर्थव्यवस्था दे सकते हैं, हमसे बेहतर नियंत्रण दे सकते हैं या हमसे बेहतर कमिट रह सकते हैं। उदाहरण के लिए हिमाचल में सरकार बनी, 3 हफ्ते में 3 रुपया बढ़ गया, जिसको लेकर यहां हमारे ऊपर आरोप लगाते थे, वह बात। अब दूसरी बात यह है, इन्होंने कहा कि अगर ये पूरी यात्रा इन मुद्दों के लिए थी तो मैं विनम्रता से रोहन जी से पूछता हूं, राहुल गांधी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बना दीजिए जिसमें उन्होंने आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है, ये हेट की विचारधारा के खिलाफ है, ये नफरत के खिलाफ है, यानी उन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमारी विचारधारा पे अटैक न किया हो। इससे साफ हो जाता है कि आपके हाथी के खाने के दांत और सुधांशु जी, मैं तो कहता हूं मुद्दे अपनी जगह पर हैं और जनता बहुत कुछ देखती है, तब अपना मन बनाती है किसी को वोट करने के लिए, खासकर तब जब उसे देश का प्रधानमंत्री चुनना हो। लेकिन आज तो हम ये सीधी सी इतनी बात कर रहे हैं कि आपने जो 350 का टारगेट दिया है वो आएंगे कहां से? आपके पास, आप ऑलरेडी जहां पर आप चरम पर पहुंच चुके हैं, आपका स्ट्राइक रेट 95%, 100% है, उसके अलावा जगह कहां है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाएं? बल्कि आज कांग्रेस पार्टी अगर पूरे देश में यात्रा निकाल रही है, विपक्ष का एक मोर्चा आज खड़ा हुआ है, तो कम से कम उनकी और लोग देख करके शायद ये सोचते हो कि भाई ये कुछ करिश्मा ना, कुछ कमाल ना कर जाएं, कहीं 10, 20, 50 सीटें आपकी कमी ना कर जाएं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, एक बार जरा मैं आंकड़े दिखा रहा हूं दर्शकों को, उसके बाद हमें बातचीत आगे बढ़ाते हैं। अब ये 303 सीटें भाजपा जो जीती 2019 में, ये कहां से जीती, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ये हम मोर्चों की बात करें, एक बार जरा वो ग्राफिक चलाएं जिस पर भारत के नक्शे में हम दिखा रहे हैं कि कितने राज्यों में कितनी सीटें भाजपा के पास हैं। 303 सीटें, तो उसमें आपको देख करके अंदाजा मिलेगा कि बीजेपी ऑलरेडी जितने बड़े राज्य हैं, खासतौर पर उत्तर भारत के और दक्षिण में कर्नाटक को आप शामिल कर लीजिए, सब में वो लगभग 100% सीटें जीतती है। आप उत्तर प्रदेश से शुरुआत कीजिए, 62 सीटें 80 में से, या 80% का स्ट्राइक रेट तकरीबन बैठता है। राजस्थान में 25 में से 24 सीटें भाजपा के पास इस वक्त हैं। गुजरात में 26 में से 26 सीटें बीजेपी जीती है, 2014 में भी, 2019 में भी। हरियाणा में 10 में 10, दिल्ली में 7 में 7, महाराष्ट्र में 25 लड़े थे। हम इस बार हम केवल उन सीटों की बात कर रहे हैं जितनी बीजेपी खुद लड़ी और अपने दम पर जीती, इसमें आपको गठबंधन की गणना नहीं हम दिखा रहे हैं। बीजेपी महाराष्ट्र में 25 लड़ी, 23 जीती। आप और आगे बढ़िए, मध्य प्रदेश में 29 सीटों में से 28 सीटें भाजपा जीती। तो इसलिए सवाल है कि यहां पर कहां है बेहतर करने की गुंजाइश। बिहार में आप आए, 17 सीटें लड़ी, 17 के 17 जीती, 100% स्ट्राइक रेट भाजपा का। झारखंड में 14 में 11 सीटें, छत्तीसगढ़ में 11 में 9 सीटें, पश्चिम बंगाल में 42 में से 18 सीटें, उड़ीसा में 21 में से 8 सीटें। तो हम जितना नीचे जाएंगे वहां आपको स्ट्राइक रेट थोड़ा थोड़ा कम होता दिखाई देगा, लेकिन वहां पर लोकसभा की सीटें भी कम होती जाएंगी। तो जितना बड़ा राज्य
बीजेपी की परफॉर्मेंस उतनी ही बेहतर। और इसीलिए सवाल कि कहां है वो नई जमीन, वो नई खेती कहां होगी? आप कहां जाएंगे अपने नए वोटर को लुभाने के लिए? वो तमिलनाडु होगा, वो केरल होगा, वो आंध्र प्रदेश होगा, जहां पर आप अभी अपना विधायक जिता पाए? कम से कम ऐसी आपकी तैयारी होगी अपने स्तर पर, लेकिन नतीजों में दिखाई नहीं देता। सुधांशु जी, देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा मैं इसका तथ्यात्मक उत्तर देता हूं। जब 2019 का लोकसभा हो रहा था उस समय यह नहीं कहा गया था कि हम 300 कैसे प्राप्त करेंगे। यह चुनौती और दावे से कहा जा रहा था कि हम तो बहुमत पा ही नहीं सकते, हम 250 से कम रहेंगे। कैसे? उत्तर प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन था, कहा जा रहा था बीजेपी 20-22 पे निपट जाएगी। क्या हुआ? हम 60 सीटें पार किए। क्यों पार किए? ये वो डेडली कॉम्बिनेशन माना गया था जिन्हें चुनावी विश्लेषकों ने माना था अजय अभेद्य। यह तो ऐसा किला बन गया है कि भाजपा के लिए चंद सीटें बचाना मुश्किल होगा, मगर जनता ने हमको समर्थन दिया। दूसरा उदाहरण देता हूं, राजस्थान, जहां हम सरकार से हट गए थे, हम चुनाव हार गए थे विधानसभा में। 6 महीने के अंदर चुनाव होता है और हम 25 की 25 जीतते। यहां तक कि वहां के मुख्यमंत्री जी की अपनी सीट, जहां वो अपने बेटे को लड़ाए, वह सीट भी हार गई। यह विचार करने का विषय है। अब मैं एक तीसरा उदाहरण आपको देता हूं। दिल्ली, हमारे 3 विधायक थे, हम 70 में 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उसने जीता क्योंकि और दूसरा उदाहरण देता हूं, पश्चिम बंगाल में जब हमारे उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज के गृह मंत्री अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कलकत्ता में और कहा था कि हम 20 सीटें जीतेंगे, तो मान्यवर सभी लोगों के मुंह पे एक व्यंग और कटाक्ष भरी मुस्कान थी। बहुत बड़ा दावा कर दिया, कहां 20 सीटें जीतेंगे, 1 2 3 2 4 सीटें आ जाएंगी। 18 सीटें जीत के दिखाई। उड़ीसा में हमने 8 सीटें जीती और तब यह कहा जाता था हम गठबंधन में मैक्सिमम 9 सीटें जीते थे। कैसे जीतेंगे? आप आश्वस्त रहिए, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, कार्यकर्ताओं का परिश्रम और उन सब के ऊपर मोदी जी की चमत्कारिक लोकप्रियता। हम बंगाल में एक लंबी छलांग लगाएंगे, उड़ीसा में हमारी सीटें बढ़ेंगी, तेलंगाना में हमारा शानदार प्रदर्शन रहेगा और केरल और तमिलनाडु में भी हमारी सीटें बढ़ेंगी। और अब मैं एक और बात कहता हूं, बिहार याद करिए, 2014 में हमारी 22 सीटें थी और इस बार 17। क्यों? अरे हम जितनी सीटें जीते थे उतनी हम लड़े भी नहीं। 19 में हमने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए छोड़ दिया। और 2 जो बाई इलेक्शंस हुए हैं और दोनों में जो परिस्थिति हुई है, मैं ये मानता हूं कि ये गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी है, ईश्वर के द्वारा दिया गया अवसर है। क्योंकि जब हम जदयू से गठबंधन में नहीं थे, 1995 में समता पार्टी नाम था, तब इनकी 7 सीटें और हमारी 42 थी। पूरे लालू यादव जी के शासनकाल नेता प्रतिपक्ष हमारा था। हम अपने दम पे लड़ेंगे तो एक बड़ी छलांग हमें बिहार में मिलेगी, बड़ी छलांग बंगाल में मिलेगी और उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि अब सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाए जा चुके हैं, हम उसमें भी बढ़ने में सफलता हासिल करेंगे और तटीय राज्यों में भी हमारा प्रदर्शन अच्छा होगा। मैं रिवर्स लॉजिक कहता हूं। महाराष्ट्र में आपने बताया हमारी सीटें इतनी हैं, शिवसेना यानी उस समय की उद्धव गुट की शिवसेना माने, आज आप सोच सकते हो इतनी सीटें निकाल लेंगे? इतना आसान नहीं होगा। और जब सीटों का बंटवारा होगा, यानी उद्धव गुट शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी में, तो अभी आप देखिएगा कि कितने प्रकार की चीजें और किंतु परंतु और इस प्रकार की चीजें आएंगी। इसलिए मेरा सिर्फ यह मानना है कि हम तथ्यात्मक आधार पर देखें तो हमारे पास प्रबल संभावना है और आगे बढ़ने की। और वैसे देखें तो मैं एक आंकड़ा बताना चाहता हूं, 2014 के चुनाव में रूरल तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्थन 2% था। सुनिए, 2% था और मोदी जी के प्रति समर्थन मोर देन 50% था। एक बहुत बड़े पत्रकार ने कहा, इतना आश्चर्यजनक वेरिएशन मैंने नहीं देखा कि रूरल तमिलनाडु में बीजेपी को केवल 2% लोग चाह रहे हैं, मोदी जी को 50% से ऊपर चाह रहे हैं। तो अभी आप देखिएगा कि आने वाले समय में अभी 400 से ऊपर दिन, 500 दिन बाकी हैं, उस समय आप देखिएगा कि यह सारा परिदृश्य, जैसे पूर्व में अनुमान गलत सिद्ध होते रहे हैं, यह भी अनुमान हमारे प्रतिपक्षियों के गलत सिद्ध। देखिए, आपने जो अभी एनालिसिस किया उसमें इंटरेस्टिंग बात मुझे यह लग रही है कि आप, ऐसा लग रहा है कि अपने आप को और खुला महसूस कर रहे हैं और बेहतर महसूस कर रहे हैं कि हमारे जो सहयोगी थे अच्छा हुआ चले गए, अब हम ज्यादा सीट लड़ेंगे तो ज्यादा सीट अपने दम पर पाएंगे। बिहार में आपको वो उम्मीद है और महाराष्ट्र में आपको उम्मीद है। रोहन जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद रामगोपाल जी के पास जाते हैं। जी रोहन जी। देखिए, जो आपने बात की सौरभ जी, मैं वही बात कहना चाह रहा था कि भाजपा ने एनडीए को साफ कर दिया। आज जब वो 350 की बात कर रहे हैं तो एक बहुत क्लियर है कि कोएग्जिस्टेंस और भाजपा, इन दोनों का कोई मेल नहीं है, उनको जरूरत ही नहीं है। और यही फैक्ट, देखिए, भारत की राजनीति अलग है। जो उन्होंने ये बात की है, 350 का जो दावा किया है, यही उनके ऊपर बूमरैंग होगा।
मैं आपको राज्यवार जो एनालिसिस किया, मैं आपको हकीकत दिखा दूं। कर्नाटक में 40% कमीशन सरकार, इनकी जो सरकार है पूरी तरह कर्नाटक में हार होने वाली है। उसके बाद हम साउथ में आ जाए जहां पे इनका कोई अस्तित्व नहीं है। मैं आज बात कर रहा हूं, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, वहां पे इनका बुरा हाल होने वाला है जिस प्रकार से परिस्थिति हो रही है। बिहार में भी जो गठबंधन बनेगा इनके खिलाफ, वहां पे भी उनका बुरा हाल होगा। अभी वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शंस हुए असेंबली में, क्या हाल हुआ पूरे देश ने देखा। अब उसका जो और हाल होने वाला है वो अब पूरा देश देखेगा। बाकी के जो राज्य हैं जहां पे उनका पूरा 100% जो स्ट्राइक रेट था, मैंने कहा कि उस टाइम पे जो सेंटीमेंट की बात थी, इस बार जब रियल मुद्दों पे चुनाव होंगे तो ये जो भी बात कर रहे हैं उसे दो चीज साबित हो रही है कि भाजपा को एनडीए की कोई पार्टी की जरूरत नहीं है। और इसी के कारण आज इनका सबसे बड़ा आधिकारिक एलआई वो 4 निर्दलीय एमपी है। एक भी एलआई बचा नहीं, सबको ये लोग साफ कर गए, जैसे बोलते हैं भस्मासुर की तरह पे सबको इन्होंने सफाचट कर दिया। और यही चीज उनको आगे आने वाले दिनों में आप देखिएगा सौरभ जी, यही चीज इनके बीच में आएगी। और जब जनता जब चुनाव के लिए जाएगी, जो भी स्थानिक पार्टी हो या राष्ट्रीय पार्टी हो, इनके खिलाफ जो माहौल धीरे धीरे बन रहा है, क्योंकि जिनको जो अपनी जो गठबंधन की पार्टियों पे जिसको भरोसा नहीं हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि देश की जनता अब इसको देखने के दो तरीके हैं ना रोहन जी। आपने कहा ये कोएग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करते, हो सकता है ये कॉन्फिडेंस में बिलीव करते हो। ये जो बात कह रहे हैं, अब ये तो जब इलेक्शन होगा, चुनाव होगा, तब पता चलेगा। आज तो कम से कम ये यही कहेंगे ना कि भाई देखिए हमारा साथी चला गया, अच्छा है हमको और सीटें लड़ने को मिलेंगी। नहीं, ये उनके बोलने के पीछे उनका जो उद्देश्य तो दिख रहा है। जो आप कह रहे हैं कि इन्होंने अपने साथी को इसीलिए ही अलग किया है, ये साथी चाहते ही नहीं। अच्छा ठीक है, रामकृपाल जी एक बार जरा वो ग्राफिक की स्क्रीन पर ले लें, हमने बना रखा है महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, ये 3 राज्य जहां से बीजेपी के सहयोगी गए हैं। सबसे पुराना साथी अकाली दल, बिहार, उसके बाद शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, और फिर बिहार से जेडीयू जो गया है। उन सीटों के बारे में जो अभी राय आपने सुनी है सुधांशु जी की, आपको लगता है वो भरपाई और उससे बेहतर 302 में ऐड करेंगे जेडीयू के जाने के बाद, उद्धव जी के जाने के बाद? देखिए सौरभ जी, मैं एक छोटी सी इजाजत दूंगा प्लीज। एक बेसिक बात मैं कह रहा हूं कि आज़ादी के बाद से आज तक, सन 52 से लेकर के 2024 जो आने वाला है, या 2019 तक जितने भी चुनाव हुए हैं और उनके जो नतीजे रहे, उसमें एक बात साफ है कि अगर बीजेपी या कांग्रेस पार्टी, आप यूपीए कहिए, एनडीए कहिए, अगर इनमें से किसी ये कोई प्रधानमंत्री पद का मतलब नेता है तो वो 5 साल चला है। अगर नहीं है तो कोई भी सरकार आज़ादी के बाद से आज तक 5 साल नहीं चल पाई है। रोहन जी जो अभी तमाम बातें कर रहे थे, सीधी एक बात यह है कि जो भी पार्टी 200 के आसपास पाएगी, रीजनल पार्टियां अपने आप उससे आकर के चिपकेंगी, उसको जाने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती है। 142 सीट और 200 सीट जब मनमोहन सिंह के पास थी, तो याद होगा आपको कि बीएसपी और बीएसपी दोनों उनको सब वो कर रहे थे, समर्थन उनका कर रहे थे। तो मेरा ये कहना है कि देखिए आज की तारीख में बात बीजेपी 350 का जो दावा कर रही है, हमेशा एक बात होती है राजनीति में, जब आप होते हैं तो सीढ़ी का आखिरी डंडा जो ऊपर वाला है उसको पकड़ने का हमेशा लक्ष्य रखा जाता है कि गिरते गिरते भी आप बीच का डंडा पकड़ लें। रामकृपाल जी मैं सीधे कहूं, हाँ, बीजेपी के नंबर घटाने के लिए कांग्रेस को अपने नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। अब सवाल यह है कि राजस्थान, एमपी, गुजरात, कर्नाटक, इन ऐसे राज्यों में आपको लगता है मैं डाउन कर सकती है कांग्रेस बीजेपी को? मैं उसको रिवर्स में कर रहा हूं। आप ये बताइए कि इस देश की 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, बीजेपी अपने बूते 300 है और कांग्रेस अपने बूते 44 या 45 जो भी हो, 50-52। अब आप ये बताइए कि 50-52 क्या 150 हो सकता है? बीजेपी अगर ये मेरा आपसे सवाल है, नहीं चारों इसका उत्तर दें आप। मैं यही बता रहा हूं। आज जो आपने देखा है खम्माम में, अभी आपने देख लिया ना क्या हो रहा है। गैर कांग्रेस, गैर भाजपा, केसीआर का जो पुराना नारा था वही अभी भी चल रहा है। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि देखिए इस देश में राइट वर्सेस रेस्ट अगर यूनाइटेड है तो फिर राइट को आप हरा देंगे, लेकिन अगर रेस्ट जितना ही डिवाइडेड होगा, राइट की गुठली, यानी आप उसको भाजपा कहें जो भी है, वो 25% की एक ऐसी गुठली है जिसके बराबर किसी की गुठली नहीं। गुठली को मैं कोर स्ट्रेंथ कहता हूं। तो अगर बीजेपी को कितना भी कम हो जाए, 300 से 200 पर आ जाए, तो भी विकल्प बीजेपी ही रहेगी 2024 में। और एक बात बता दूं, ये जो 9 राज्यों की बात हम कर रहे हैं, जैसा कि हमारे साथी संजय जी ने भी कहा, बाकी
आपको याद दिला दूं, 1984-85 में राजीव गांधी 400 सीट लेकर के आए थे। 100 दिन के अंदर कर्नाटक में उन्होंने विधानसभा भंग करके चुनाव कराया। वहां कांग्रेस बुरी तरह हार गई। ठीक है। जनता दल के रामकृष्ण हेगड़े जो है वो मुख्यमंत्री बने। आप कह रहे हैं, अच्छा आप कह रहे हैं राजीव इसलिए- गांधी को 400 मिल सकती है, नरेंद्र मोदी को भी मिल सकती है। नहीं, मैं मालूम बात मैं तो आपसे यह कह रहा हूं कि कर्नाटक में चुनाव हार गए थे, इसलिए राज्यों के चुनाव से छोड़ दिए। नहीं, नहीं, दूसरा सवाल सर, इसको मोदी 400 भी पहुंच सकते हैं, विपक्ष पहुंच सकते हैं देखिए, नहीं? अगर विपक्ष डिवाइडेड है तो आप ये तय जान लीजिए कि उनकी फिगर सही हो सकती है। और मुझे जो अब तक लग रहा है कि ये मल्टीपोलर कंटेस्ट होगा, ठीक है। कम से कम ये त्रिकोणीय या चौकोणीय संघर्ष होगा। और उसमें जो मैं कह रहा हूं कि 25% की बीजेपी है जो उसकी गुठली है, और अगर ऊपर से जैसे बूंदे आते बाकी हैं एड ऑन है। तो बीजेपी को हमेशा फायदा रहेगा। चलिए रोहन जी, मैं आता हूं आपके पास। अभी इंटरेस्टिंग थॉट दिया रामकृपाल जी ने कि बीजेपी 350 कह रही है, तो वो क्यों मुमकिन लगता है? ऐसे देश में हालात लगते हैं कि हाँ ऐसा हो भी सकता है। और सुधांशु जी ने जैसा इससे पहले दावा किया कि साथी भले ही न हो, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी की स्ट्रेंथ बढ़ने जा रही है 2024 में। संजय जी से भी इस पर बात करेंगे, रोहन जी का रिएक्शन लेंगे, और साथ ही हम मोर्चों की भी आज बात कर रहे हैं। जो खम्मम में हमने मोर्चा देखा, तो इस वक्त देश में आपको कितने फ्रंट टोटल दिखाई दे रहे हैं, उस पर भी एक नजर एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र में। आज एक बहुत खास कोशिश जो हमने आपके लिए की है। बीजेपी का दावा इस बार 350 पार। तो आखिर ये दावा केवल हवाबाजी लगता है, या आप अगर आंकड़ों की नजर से देखें, देश के माहौल में उसको टटोले और फिर ये देखिए कि बीजेपी की ताकत किस इलाके में, किस राज्य में कितनी है, तो क्या इसमें वाकई कोई दम नजर आता है? हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं, और ब्रेक से पहले जो बातें हुई उसमें अब आज की डेवलपमेंट को जोड़ते हुए देश में कितने फ्रंट बनेंगे। तो आप बीजेपी की अगर बात करते हैं तो भाजपा के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ इस वक्त साथी के तौर पर दो ही पक्ष समझ में आते हैं। एक तमिलनाडु में AIADMK और दूसरा महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट। अब इनकी कितनी ताकत है, ये बीजेपी को अपने अपने राज्य में कितनी कामयाबी दिला सकते हैं, तो ये देखने वाली बात होगी। दोनों ही अपने आप में अपने अपने राज्यों की एक प्रबल, एक बड़ी शक्ति जरूर है। तो ये एक पहला मोर्चा हुआ जो बीजेपी का है, और इसमें छिटके हैं अकाली दल, उद्धव ठाकरे, उसके अलावा नीतीश कुमार। अब आ जाइए आप दूसरे मोर्चे पर। दूसरे मोर्चे पर राहुल गांधी लीडर है। राहुल गांधी के साथ जो लोग खड़े होते हुए दिखाई देते हैं खुलकर, वो नीतीश कुमार हैं, जो साफ कह चुके हैं उन्हें राहुल गांधी अगर आगे बढ़ें, लीड करें तो कोई दिक्कत नहीं है। RJD बिहार में उनके साथ है ही। ऐसे ही दक्षिण में स्टालिन है। हालांकि आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने KCR के मन से स्टालिन का नाम लिया, तो यह भी देखना पड़ेगा कि वो कहीं वो DMK को और स्टालिन को असमंजस में तो नहीं डाल रहे हैं। और उद्धव ठाकरे भी आप मान सकते हैं कि वो राहुल गांधी के साथ चलने के लिए तैयार होंगे। तो यह हुआ दूसरा गुट, दूसरा पक्ष। अब आते हैं तीसरे मोर्चे पर, जो हमने आज देखा। KCR ने सभा बुलाई और उनकी सभा में अरविंद केजरीवाल थे, उनके साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान थे, उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल के नेता अखिलेश यादव थे, लेफ्ट से पिनराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री भी थे, डी राजा थे CPI से, और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की जितनी भी ताकत हो, लेकिन वो KCR के नजदीकी करीबी समझे जाते हैं। तो इसीलिए आप उनको भी इसी मोर्चे में, तीसरा मोर्चा आप इसको कह लें, तो इसमें आप शुमार कर सकते हैं। अब सवाल बचता है बाकी कहां? इस देश में बाकी और राज्यों में जो बड़े क्षेत्रीय दल हैं, आखिर वो क्या मन बना रहे हैं? अभी तक पत्ते नहीं खोले किसी ने। उसमें आपको बीजू जनता दल दिखाई देता है उड़ीसा में, आपको दिखाई देती है मायावती कह चुकी हैं कि वो ना इधर है ना उधर है, वो अपने सारे चुनाव अकेले लड़ेंगी। आपको YSR कांग्रेस के जगन रेड्डी दिखाई देते हैं आंध्र प्रदेश में, और आपको साथ ही चंद्रबाबू नायडू भी दिखाई देते हैं। उन्होंने भी अभी ये स्पष्ट नहीं किया है कि आखिर वो कहां चलने जा रही है। और इन सब की लीडर ममता बनर्जी दिखाई देती हैं पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी को आज न्योता था कि वो खम्मम जाती, लेकिन वो वहां नहीं गई। तो यह आपके सामने मोर्चों की परिस्थिति बनी हुई है, और यही सवाल अभी रामकृपाल जी ने भी खड़ा किया कि बीजेपी वर्सेस रेस्ट में, ये रेस्ट कितने धड़ों में टूटेंगे, अभी इस बात का सवाल है, और क्या ये बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे। रोहन जी, आज खम्मम में KCR साहब के मंच से अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जितना मोदी जी पर बोले, उतना आप पर भी बोले। भगवंत मान ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस पार्टी को अपने दफ्तर में एक बोर्ड लगा लेना चाहिए कि यहां जीते हुए विधायक और सांसद बेचे जाते हैं। देखिए सौरभ जी, यही तो भारत जोड़ो यात्रा का कमाल है
कि ओवैसी जी हो, आम आदमी पार्टी हो, सबको कांग्रेस के खिलाफ बोलना पड़ रहा है क्योंकि समझ रहे हैं कि जमीन बदल रही है। अभी जो आपके विश्लेषक एक बात कर रहे थे, मैं उसका एक जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा की 200 सीटें आती है तो सारे लोग जुड़ जाएंगे। यही फर्क होगा कि जो भाजपा आज 350 सीटों का दावा कर रही है, तो जब चुनाव के परिणाम आएंगे उनकी कम सीटें आएंगी। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी क्षेत्रीय पार्टी उनके साथ जुड़ना का जोखिम लेगी, क्योंकि उनको मालूम है कि ये कल हमको खा जाएंगे, तो ये तो होना नहीं है। नंबर अच्छा रोजी, बस इसी थॉट पे एक चीज, बस इतना मुझे बता दें। आपने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा कि आप कोई बड़े बोल नहीं बोलेंगे, आप जो बोलेंगे वो बोलेंगे जो आपको वास्तविकता लगती है। तो मुझे आज ये बताइए, आपको क्या लगता है 2024 में नरेंद्र मोदी को आप कहां पर रोक पाएंगे, कितनी सीटों पर रोक पाएंगे? देखिए, मैं वापस, ये जनता का काम है सौरभ जी। कोई भी आदमी यहाँ पे बैठा हुआ अगर सीटों की बात करता है तो मुझे लगता है कि जनता का अपमान है, क्योंकि बहुत समय है, अभी बीच में 9 चुनाव है और वो चुनाव का बहुत बड़ा असर जो 2024 के चुनाव है उसका पर हम लोग यहाँ पे एक हमारा आंकलन दे रहे हैं। मैं मेरा विश्लेषण दे रहा हूँ जो आज की परिस्थिति पे। तो मुझे लगता है कि आज नंबर दे के जनता का हमको अपमान करना चाहिए। मुद्दा आप समझने का प्रयास कीजिए, जो दिशा में चीजें जा रही है, जहां पे कांग्रेस और बीजेपी की डायरेक्ट फाइट है, जो अभी आपने सीट्स दिखाई, तो वहां पे बीजेपी अपने मैक्सिमम पे पहुंच चुका है, नंबर 1। नंबर 2, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी एग्रेसिवली, आपने देखा होगा हिमाचल में लड़ी है, उसके बाद में एग्रेसिवली कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा से लेके संगठन का हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों को विश्वास है कि जहां पे भाजपा से डायरेक्ट फाइट है वहां पे हम बुरी तरह से भाजपा को इस बार परिणाम देंगे और उनकी जो सीट है काफी कम होगी, हमारी सीट्स काफी बढ़ेगी। जितने भी राज्य आपने बताया उसकी बात कर रहा हूं, उसमें हिमाचल भी आप ऐड कर लीजिए, काफी और राज्य ऐड कर लीजिए। तो डायरेक्ट फाइट में जहां पे हम बीजेपी को सीधा डैमेज करेंगे उसको बीजेपी का डबल नुकसान होगा। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो परिणाम आएंगे, क्योंकि किसी भी पार्टी को उन्होंने छोड़ा नहीं है, हर पार्टी के साथ विश्वासघात किया है, तो मुझे लगता है कि उसका भी जो खामियाजा है वो भाजपा को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने तय किया कि एकला चालो रे की नीति पे चलना है, तो उसका प्लस भी होगा, उसका माइनस भी होगा। माइनस उनको आने वाले दिनों में दिखेगा। मैं ओवरऑल ये कहना चाह रहा हूं सौरभ जी कि इस बार की परिस्थितियां 2019 से काफी अलग है, नंबर 1। नंबर 2, 9 राज्यों के जो चुनाव के परिणाम आएंगे उसका बहुत बड़ा असर 2024 पे देखा जाएगा। और नंबर 3, भाजपा पे कोई भी पार्टी भरोसा करने को तैयार नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं उस पर आगे बात करता हूं। आपने ये कहा कि जहां जहां आपकी और बीजेपी की सीधी लड़ाई है, जहां कोई तीसरा प्लेयर नहीं है, वहां पर बीजेपी मान ले ऐसी लगभग 100 सीटों के करीब है। एक अंदाजा, उसमें आप गुजरात को जोड़ दें, मैंने कैलकुलेशन किया था 68 सीटें गुजरात को छोड़ करके आती हैं, उसमें गुजरात आप और जोड़ दें तो 90-93 सीटें बन जाती हैं। वो उसमें से 5 या 7 सीटें आपके पास है, बाकी सब भाजपा के पास है। आप कह रहे हैं इस बार वो परिस्थिति बदलेगी, भाजपा को अपने दम पर आप डाउन करेंगे उन राज्यों में जहां बीजेपी पीक पर है। सुधांशु जी, देखिए, फिर पुनः मैं तथ्य के आधार पर यह बात कहना चाहूंगा कि जो रोहन जी ने कहा, जैसे आपने कहा गुजरात को छोड़कर करीब 68 सीटें आती हैं। गुजरात में आप ध्यान करिए, कांग्रेस अपनी सबसे बुरी पराजय पाई है। गुजरात विधानसभा में 32 सीटें ऐसी थी जो आजादी के बाद से कभी कांग्रेस हारी नहीं थी। यानी हम लोग ये मान के चलते थे कि 150 तो हमारा मैक्सिमम है, उनमें से सीटें हार गई कांग्रेस। 48 विधानसभाओं में कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। अब ये सीधे मुकाबले की बात कहते हैं और उन्हें क्या लगता है, राजस्थान में सीधा मुकाबला था, 25 में 25 लोकसभा हम लोग जीते, मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा छोड़ के हम सब जीते, और तो छोड़िए अमेठी रायबरेली में तो सीधा मुकाबला था, वहां तो विपक्ष भी आपको सपोर्ट कर रहा था, उसके बावजूद आप अमेठी हार गए। उसका कारण यह है कि एक जनता के मन में एक संदेह पैदा है। जैसे ये एक विचार किया जा रहा है कि साहब भाजपा मैक्सिमम पे पहुंची, अरे ये विचार करिए कांग्रेस मिनिमम पे पहुंची है कि नहीं, कि अभी और मिनिमम जाने की संभावना है। उसका कारण यह है कि भाजपा की नीतियां बिल्कुल स्पष्ट हैं। 52 से आज तक 71 वर्षों में एक भी सैद्धांतिक मुद्दा हमारा ऐसा नहीं है जिसपे हमने स्टैंड चेंज किया हो, बल्कि जब जब हमें सत्ता मिली हम आगे बढ़े। हमारा नेतृत्व तो बिल्कुल ईमानदार और प्रभावशाली रहा है। किसी जमाने में अटल जी का नेतृत्व था, आज मोदी जी की अपार लोकप्रियता है। संगठन पूरी तरीके से व्यवस्थित है। वो जब हम 2014 के बाद अमित शाह जी बने, हमने अपने को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाया, बूथ तक पहुंचाया, पन्ना प्रमुख तक हमने बनाए, यानी वह भी हमने व्यवस्था सुनिश्चित की है। तो जनता का एक विश्वास है जिस कारण से हम आगे बढ़े। एक बात जरूर कहना चाहूंगा जो राम कृपाल जी ने कही थी, यह मैं भाजपा प्रवक्ता से हटकर एक विश्लेषक के रूप में कहना चाहूंगा। यह सत्य है कि भारत के इतिहास में 3 ही गठबंधन सरकारों ने अपना कार्यकाल पूरा किया। पहली सरकार अटल जी की थी और 2 बार मनमोहन सिंह की, जब जब नेतृत्व किसी राष्ट्रीय दल के हाथ में रहा। परंतु इस समय समस्या यह है कि राष्ट्रीय दल का नेता जो है, यानी
राहुल गांधी जी, उनको कोई भी बड़ा नेता मानने को तैयार नहीं है। ये कैसे संभव है कि ममता जी हो या केसीआर हो या शरद पवार जी हो या अखिलेश यादव हो या नीतीश कुमार हो, राहुल जी को नेता मान लेंगे? और यदि राष्ट्रीय दल नहीं है, चाहे उसको उस राज्य में 2-3% वोट मिलते हो, 2-3% तो मिलते हैं, इन दलों को तो दूसरी जगह कोई वोट नहीं मिलता। अब केसीआर को क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश या बिहार में कोई वोट मिलेगा? या नीतीश कुमार जी कोई तेलंगाना में पा सकते हैं, या ममता जी महाराष्ट्र में पा सकती हैं, या शरद पवार जी बंगाल में वोट पा सकते हैं? इस कारण से यह विपक्ष की एकता की बात और कुछ नहीं है। ये केवल अपनी अपनी हैसियत विपक्ष में बनानी है ताकि वो दिखा सकें कि विपक्ष में कांग्रेस की गिरती स्थिति का लाभ उठाकर अनेक क्षेत्रीय नेता विपक्ष के नेता बनने का ख्वाब देख रहे हैं। वो उत्तर भारत में केजरीवाल से लेके, पूरब में ममता बनर्जी जी से लेके, पश्चिम में अपने शरद पवार जी से लेके, दक्षिण में केसीआर हो। तो यहां पर कोई सरकार बनाने की कवायद तो है नहीं, विपक्ष में अपनी हैसियत बनाने की कवायद है। और उस कारण से कांग्रेस भी अपनी यात्रा निकाल के विपक्ष को हैसियत दिखा रही है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम हैं। तो केसीआर जैसे नेता या ममता जी जैसे नेता वो यह दिखा रहे हैं, केजरीवाल जी जैसे नेता भाई जिन राज्यों में हम हैं वहां पर हम ही हम हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस ढंग की बिखरी हुई विपक्ष के बीच में एक मजबूर सरकार दिखाने का ख्वाब कभी जनता को ठीक नहीं कर सकता है। और भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी के प्रभावशाली, जांचे परखे खरे नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्टवादिता के साथ बनी हुई सरकार यह जनता को बहुत बेहतर लगी। अच्छा, अब संजय जी, मैं आपके पास 3-4 प्रश्न लेकर के आ रहा हूं। अब हम एक आंकलन ही कर सकते हैं इस वक्त, मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप डेफिनेट आंसर दें कि क्या होगा, लेकिन फिर भी प्रोबेबिलिटी किसकी आपको ज्यादा लगती है? आपको लगता है 2024 में एक बार फिर एक स्पष्ट मैंडेट की तरफ, और चूंकि सबसे आगे इस वक्त बीजेपी दिखाई दे रही है, तो बीजेपी की अगुवाई में एक स्पष्ट मैंडेट की सरकार की संभावना प्रबल है, या बीजेपी की अगुवाई में आपको लगता है कि एक मिलीजुली सरकार भी बन सकती है? सौरभ, मुझे लगता है आज की स्थिति को देखते हुए 2024 का जिस तरह से 2024 की लड़ाई होगी, मुझे लगता है बहुत साफ है। बीजेपी एक स्पष्ट बहुमत लेके आ सकती है। अब 2-4 सीटें ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है बीजेपी बहुत आगे है दूसरी पार्टियों की तुलना में, और बीजेपी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने की स्थिति में दिखाई पड़ती है। तो ये जो कवायद विपक्ष कर रहा है, जिसकी एक झलक हमने आज देखी है, इसका क्या पर्पस है और हासिल क्या होगा इससे? ये सारी, जैसे सुधांशु जी ने कहा, ये सारे दल एक दूसरे को दूसरे के राज्य में क्या कोई लाभ पहुंचा सकते हैं? देखिए, एक अजीब सी स्थिति है। इन सारे दलों के नेताओं से अगर आप पूछें, और हम भी जानते हैं, अगर आपको बीजेपी को चुनौती देनी है 2024 में, तो सबसे बड़ा मूल मंत्र क्या है? इन सारी विपक्षी पार्टियों को एक होना होगा, एक साथ आना पड़ेगा। लेकिन इसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे। आपने 3 अलग अलग एक तरह से ग्रुप्स की बात की, 3 ग्रुप्स बने हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में सब बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे, और कोई सूरत दिखाई नहीं पड़ रही है कि सारे के सारे नेता इकट्ठा होने की स्थिति में बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ते। और एक आखिरी सवाल का जवाब, और वो रामकृपाल जी ने जो बात की, सुधांशु जी ने, कि कुछ भी हो जाए, भारतीय जनता पार्टी इसको एलाइज के चले जाने का नुकसान होगा, या सुधांशु जी ने कहा कि हम ज्यादा सीट लड़ेंगे तो ज्यादा पाएंगे, क्या ये भी मुमकिन है महाराष्ट्र बिहार जैसे राज्य में? देखिए, बार बार बात होती है कि उनके एलाइज चले गए। आप पंजाब में जो एलाई गया उसकी हैसियत आज क्या है हम सबको पता है। विधानसभा के चुनाव हुए और उनकी कितनी सीटें आई, कितना वोट मिला, वो हमें मालूम है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो मुझे लगता है बीजेपी के साथ शिवसेना का बड़ा धड़ा उनके साथ है। तो महाराष्ट्र में भी उनका एक तरह से अलायंस गया नहीं है। टेक्निकली आप कह सकते हैं अलायंस खत्म हो गया, लेकिन शिवसेना का बड़ा धड़ा उनके साथ है। बिहार का एग्जाम्पल, यस, बिहार में अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए के हिसाब से तो उन्हें नुकसान होगा, लेकिन बीजेपी को अपने दम पर सिर्फ 17 सीटें आई थी। अब यह कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या 17 से वो ऊपर जाएंगे, 17 से नीचे जाएंगे, लेकिन बड़ा हेरफेर मुझे होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है बीजेपी के जो पुराने आंकड़ों के नजरिए से अगर देखें 2014, 2017, 2019 के नजरिए से। तो एलाइज उनके चले गए हैं, लेकिन इतना बड़ा धक्का नहीं दिखता है मुझे बीजेपी को एलाइज के जाने से जितना लोग सोचते हैं। जी ठीक, आज समय इतना ही था, लेकिन मुझे लगता है बहुत सारे प्रश्नों के बड़े खुले शब्दों में हमें उत्तर मिले हैं। अब ये देखना होगा, भी वक्त बहुत है। पहले तो इस साल होने वाले सारे चुनावों की हम चर्चा लगातार करते रहेंगे, और फिर 2024 की भी। बहुत शुक्रिया सुधांशु त्रिवेदी जी आपका, रोहन गुप्ता जी आपका, और स्टूडियो में आने के लिए खासतौर पर प्रोफेसर संजय कुमार जी का और रामकृपाल सिंह जी आपका बहुत धन्यवाद।